Good morning, students. Today we are study important facts of Coulomb's law. Dear students, welcome रवि सर फिजिक्स क्लासेस. Coulomb's law की नेक्स्ट सीरीज आपके पास है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं some important facts of Coulomb's law. In previous lecture we are discuss principle of superposition and previous lecture we are discuss vector representation of Coulomb's law. Okay, so next series of Coulomb's law is we are discuss important facts of Coulomb's law. Okay, some important facts of Coulomb's law according to your syllabus or board NCERT board important question यहाँ से पूछे जाते हैं. 2 और 3 important facts यहाँ से बहुत बार पूछे गए हैं. ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है कि क्या क्या Coulomb's law के important facts हैं. तो आप डिस्कस करते हैं. फर्स्ट है आपके पास बेटा, फर्स्ट फॉर Coulomb's law चार्जेस शुड बी एट रेस्ट. Coulomb's law में हमने डिस्कस किया था कि चार्ज किस कंडीशन में रहता है, रेस्ट कंडीशन में रहता है. ठीक है, चार्ज शुड बी एट रेस्ट एंड शुड बी कंसिडर्ड एज पॉइंट, कंसिडर्ड एज पॉइंट. ओके, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन मूविंग चार्जेस, अगर कोई फोर्स है मूविंग चार्ज पे एक्ट कर रहा है, कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम Coulomb's law. अगर चार्ज मूविंग में है तो ऐसे फोर्स को हम Coulomb's law से Coulomb's law कंसीडर नहीं कर पाएगा, उसको ऑब्टेन नहीं कर पाएगा. क्लियर है? देयर इज इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन सच चार्जेस. तो स्टार्टिंग जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टार्टिंग की थी तो वहां बताया था आपको कि हम 1 से लेकर 4 जो चैप्टर हैं उसमें चार्ज एट रेस्ट कंडीशन में रहेगा और वहां पे एक ही फील्ड जनरेट होगा. उस फील्ड को हमने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, अगर चार्ज मूविंग कंडीशन में है तो मूविंग कंडीशन में वहां इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक और फील्ड आ जाता है जिसको हमने बोला था मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक अलग कंडीशन में आ जाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, चार्ज रेस्ट में रहता है, तभी Coulomb का फोर्स अप्लाई होगा. तो ये ध्यान रखना है कि चार्ज अगर रेस्ट कंडीशन में है तो ही Coulomb's जो लॉ है वो अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा. फिर वहां पर अदर फोर्सेज वर्क करेंगे. क्लियर है? हम नेक्स्ट जब 5th चैप्टर में चलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट होने के बाद तो वहां पता चलेगा कि इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को कंबाइंडली मेजर करता है वो लॉरेंज फोर्स है. ओके, तो यहां आपको ध्यान रखना है कि चार्ज किस कंडीशन में रहेगा, रेस्ट कंडीशन में रहेगा. ओके, ये फर्स्ट Coulomb's का फर्स्ट फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है. सेकंड है बेटा इसमें, द Coulomb's फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, द Coulomb फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्जेस. बहुत इंपॉर्टेंट है ये और न्यूमेरिकल के लिए भी. देयरफॉर Coulomb फोर्स इज एट टू बॉडी इंटरेक्शन. टू बॉडी इंटरेक्शन ध्यान से समझते बेटा ये क्या कह रहा है. ये कह रहा है कि आपके पास लेट अस कंसीडर यहां पे कोई चार्ज है Q1 और नेक्स्ट एक चार्ज और है Q2. ओके, और यहां डिस्टेंस सेपरेट है इसकी, लेट अस कंसीडर ये सेपरेट डिस्टेंस है इसकी R. अब यहां पर अगर कोई थर्ड चार्ज आता है, यहां पे लेट अस कंसीडर थर्ड चार्ज आया. ठीक है, और इन दोनों का जो फोर्स है Coulomb फोर्स, लेट अस कंसीडर हमने कंसीडर किया 5 न्यूटन आ रहा है. फॉर एग्जांपल Q1 और Q2 का जो Coulomb फोर्स की वैल्यू है कितनी न्यूटन है, 5 न्यूटन. एग्जांपल ले लिया हमने. थर्ड चार्ज अगर यहाँ पे आएगा तो थर्ड चार्ज से इन दोनों के जो फोर्स है 5 न्यूटन, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा. ये अदर इसका मतलब ये हुआ कि इन चार्जेस के बीच जो फोर्स है वो उतना ही रहेगा. थर्ड चार्ज, फोर्थ चार्ज, फिफ्थ चार्ज अगर आएगा तो उसका इफेक्ट नहीं होगा. क्लियर? इसका मतलब ये होगा कि इसका और इसका जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी बट इसको इफेक्ट नहीं करेगी. इसीलिए बोला गया कि ये कैसा फोर्स है, टू बॉडी इंटरेक्शन फोर्स. इन जो बॉडीज, टू बॉडीज के बीच में यानी कि दो जो चार्जेज हैं इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वही रहेगा, चेंज नहीं होगा. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चार्ज आने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा. क्लियर है? ओके,
तो इसका मतलब सेकंड फैक्ट भी क्लियर है कि अगर दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है वो उतना ही रहता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ चार्ज अगर वहां आसपास आते हैं उसके, तो उस फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये सेकंड फैक्ट है कूलॉम का। ओके, थर्ड है कूलॉम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर the force between the charges in any range between 10 to power negative 15 meter, 10 to power negative 15 meter or less, because in this case nuclear force is also present। कूलॉम का जो फोर्स है उसकी मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम जो डिस्टेंस है वो 10 टू पावर नेगेटिव 15 से अबव रहेगी, ज्यादा रहेगी, कम नहीं होगी। अगर 10 टू पावर नेगेटिव 15 से टू चार्जेस पास आ जाते हैं इससे भी कम डिस्टेंस पे, इस सिचुएशन में कूलॉम फोर्स अप्लाई नहीं होगा। हमने 11th में भी जब नेचुरल फोर्सेस की स्टडी की थी तो वहां देखा था कि जो न्यूक्लियर फोर्स है उसकी रेंज क्या है ना। और 12th की सेकंड फिजिक्स में भी हम कंसीडर करने वाले हैं न्यूक्लियर फोर्स। हम पूरी एक चैप्टर है न्यूक्लियर, उसको हम पढ़ने वाले हैं। एटॉमिक चैप्टर है उसको भी पढ़ने वाले हैं। वहां डिस्कस हो जाएगा कि जो न्यूक्लियाई है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें 10 टू पावर नेगेटिव 15 जो है वो न्यूक्लियाई का साइज है, और न्यूक्लियाई के अंदर जो है वो अलग फोर्स अप्लाई हो जाता है। और वही यहाँ पे बताया कि इन दिस केस न्यूक्लियर फोर्स इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो वहां पे कूलॉम फोर्स ना लगकर कौन सा फोर्स लग जाएगा अगर इससे कम डिस्टेंस है तो 10 टू पावर नेगेटिव 15 मीटर से लेस देन डिस्टेंस है। इन दिस कंडीशन वहां पे न्यूक्लियर फोर्स प्रेजेंट होगा, कूलॉम फोर्स एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब एक फिक्स रेंज आ गई डिस्टेंस की कि चार्जेस के बीच की डिस्टेंस इससे ज्यादा रहेगी, ग्रेटर देन रहेगी, लेस देन नहीं होगी। किससे? 10 टू पावर नेगेटिव 15 मीटर से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पॉइंट क्या है? द कूलॉम फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। कैसा फोर्स है कूलॉम फोर्स? सेंट्रल फोर्स एंड कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स? कंजर्वेटिव। तो हमने देखा है चार्जेस जो है वो प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, कंजर्वेटिव ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस कंजर्वेटिव जो प्रॉपर्टी शो करते हैं तो कूलॉम फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा। यानी कि कोई भी अगर आपका सिस्टम है तो सिस्टम में टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा तो टोटल फोर्स जो कूलॉम फोर्स है वो भी क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। ओके, और एक आया यहाँ पे सेंट्रल फोर्स। इसको और समझते हैं सेंट्रल फोर्स क्या है। देखो फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास टू चार्जेस हैं, ये किसी सेपरेटिंग डिस्टेंस r पे हैं, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, लेट अस कंसीडर दोनों ही सेम नेचर के, तो रिपेल फोर्स लगा, इसका इधर लगा, इसका इधर डायरेक्शन है। बट जो इनका सेंटरिंग पॉइंट है इस लेंथ का, वहां पे ये फोर्स मिलेगा आपको, है ना। और ऐसे न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे कि जहां पे ऐसी कौन सी डिस्टेंस होगी जहां पे जो सिस्टम है या जो चार्जेस का जो प्लेन है वो क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो ऐसी जो सिचुएशंस होती है वहां सेंट्रल फोर्स कंसीडर करते हैं। तो कूलॉम फोर्स कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास, द कूलॉम फोर्स इज स्ट्रोंगर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। कूलॉम फोर्स किससे स्ट्रॉन्ग है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने 11th में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे। जो कूलॉम फोर्स जो है वो कहां से जनरेट हो रहा है बेटा? फ्रैक्शन से चार्ज जनरेट हो रहे हैं। अगर इस मार्कर और ब्लैक बोर्ड पर फ्रैक्शन हुआ तो यहाँ पे कुछ लिखा गया, ये सब जो आपने लिख रखा है ये सब, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग होता तो ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं वो सारे नीचे आ जाने चाहिए थे। ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन ये है अर्थ के अलाउ, बोलो नहीं क्या? अर्थ की डायरेक्शन में है। बट यहाँ पे कोई ये जितने भी मैंने कुछ भी लिख रखा है ये सब यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि इसके फ्रैक्शन की वजह से यहाँ पर हैं। अगर ग्रेटर देन होता ग्रेविटेशनल फोर्स तो ये सब नीचे गिर जाता, बोलो नहीं क्या? लेकिन नहीं गिर रहा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने 11th की जो क्लास थी उसमें बताया है कि भाई हम कोई भी जैसे फॉर एग्जाम्पल और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं। हम किसी दीवार पे पेंट करते हैं तो दीवार और पेंट के बीच जो ब्रश है उसके बीच फ्रैक्शन होता है जिससे चार्ज जनरेट होता है, जिससे वो कैच कर लेता है पेंट को, दीवार, है ना। तो पेंट नीचे नहीं गिर रहा। छत पर पेंट करते हैं तो भी नीचे नहीं गिर रहा, पेंट नीचे गिर जाना चाहिए, उसके चिपक गया, बोलो नहीं क्या? इसका मतलब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग होता तो पेंट क्या हो जाता? नीचे गिर जाना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं होता। इसका मतलब कूलॉम फोर्स जो है, चार्जेस का जो फोर्सेस है वो ग्रेटर देन है ग्रेविटेशनल फोर्स से,
इसलिए वो ग्रेटर देन होने की वजह से पेंट या जो भी हम कुछ लिख रहे हैं वो सब नीचे नहीं गिरता है। तो 5 जो पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5th इसका, और वो है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स से कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, क्लियर है। तो ये 5 जो फैक्ट्स थे कूलम्ब्स के वो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत बार बोर्ड में, चाहे CBSE हो चाहे NCERT हो, कि कूलम्ब के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको डिस्क्राइब कीजिए, बताइए, है ना। और व्यूज बहुत कम आ रहे, लाइक बहुत कम आ रहे, लाइक करो, शेयर करो भाई चैनल को, है ना, और सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना, थैंक यू।